हेलो दोस्तों, मैं एस.एन. रावल एक बार फिर हिंदी व्याकरण 12th अनिवार्य की क्लास के साथ वापस उपस्थित हो गया हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि हम इन क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं व्याख्याओं को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे जो बोर्ड में आने वाली है, एग्ज़ाम के अंदर आने वाली है। तो दोस्तों मैंने ज़्यादातर उन्हीं पैराग्राफों को शामिल किया है, उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है। और मैं साथ के साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से लैंग्वेज चेंज कर देता है एग्जामिनर, बाकी आंसर उसका वही रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि मेरी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज अपनी कविता है उषा, और बात अपन करें, आज अपनी कविता है उषा, कवि शमशेर बहादुर सिंह है। और इस कविता को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, यानी कि बताना चाहता हूँ कि उषा जो कविता है ये प्रयोगवादी कविता है। क्या है दोस्तों? प्रयोगवादी कविता है। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह जो है ये विचारों के स्तर पर यदि अपन देखते हैं, विचारों से तो प्रगतिशील थे या प्रगतिवादी थे। कल मैंने आपको बता दिया था कि प्रगतिवाद क्या था, प्रगतिशील क्या था। तो विचार तो प्रगतिशील थे इनके, लेकिन कविता लिखने का जो कह सकते हैं कि तरीका था वो प्रयोगवादी था। अब प्रयोगवाद क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं पहले, ताकि कविता और आसानी से समझ में आ जाएगी। इनके कवि हैं अपने अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अज्ञे ने हिंदी साहित्य के अंदर, अज्ञे ने हिंदी साहित्य के अंदर एक विचारधारा को जन्म दिया जिसे प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। क्या जाना गया दोस्तों? प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। इनकी प्रयोगवाद क्या था अपन डायरेक्ट बात करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो पर नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम का दौर है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि कविताओं के अंदर कुछ नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। ठीक है, कविताओं में क्या किए जा रहे थे? कुछ नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। क्योंकि हम बात करें कि प्रयोगवाद से पहले जो कविताएं हुआ करती थी, नायक नायिकाओं से संबंधित हुआ करती थी। नायक नायिकाओं की तुलना या तो कमल से करते थे, चांद से करते थे, उनके चेहरे की तुलना। ये इन्हीं उपमानों का ज्यादातर प्रयोग होता था, लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने कुछ नए नए प्रयोग किए। और उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने भी जिन उपमानों का प्रयोग किया है कविता के अंदर वो नया नया है। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों ये जो कविता है ये प्रयोगवादी कविता है। कौन सी कविता है? प्रयोगवादी कविता है। हो सकता है क्वेश्चन आपका बच जाए यहाँ से, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आते हैं कवि परिचय पर। कविता उषा है अपनी, आपको मालूम है दोस्तों। और बात करें परिचय की, शमशेर बहादुर सिंह के परिचय की बात करते हैं। तो देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 देहरादून उत्तराखंड में हुआ। पहले कुछ किताबें उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, क्योंकि पहले जो देहरादून था उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन जब से उत्तराखंड बना तब से देहरादून उत्तराखंड की राजधानी बन चुका है। तो 1911 में इनका जन्म हुआ। इन्हें प्रयोगवादी कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नए नए प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किए हैं। जैसे कि अपन अभी जो कविता पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इन्होंने नए नए प्रयोग कविताओं के अंदर किए हैं। अपने अनूठे कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी मृत्यु सन 1993 में हुई। फिर बात करते हैं साहित्यिक विशेषताओं की। तो विचारों के स्तर पर ये प्रगतिशील थे, किंतु शिल्प के स्तर पर यदि बात करें, विचारों के स्तर पर कैसे थे? प्रगतिशील थे, प्रगतिवादी विचारों के व्यक्ति समर्थक रहे हैं। लेकिन शिल्प इनका, कविता लिखने का जो तरीका है वो प्रयोगवादी रहा है। इस वजह से विचारों के स्तर पर ये प्रगतिशील रहे और शिल्प के स्तर पर इन्हें प्रयोगवादी कवि माना जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी कब उसे ओढ़े मेरी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। परिचय भी आप याद करते जाएं साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि 3 या 4 नंबर का परिचय अपने आता है। ठीक है, और शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं किया है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद बात करें, कविता की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कविता में ये पहला जो पैराग्राफ है
पहला पैराग्राफ है ये 2017 में आ चुका है, बोर्ड के अंदर 2017 में आ चुका है। यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। पहले तो दोस्तों हमें ये समझना है कि प्रातः से मतलब क्या है। प्रातः से मतलब है कि प्रातः का मतलब सूर्योदय नहीं है, प्रातः का मतलब होता है सूर्योदय से ठीक पहले की स्थिति, यानी कि जब सूर्योदय नहीं होता, सूर्योदय से ठीक पहले की स्थिति जो होती है उसको अपन प्रातः बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आसमान में हल्का हल्का उजाला रहता है, आसमान हल्का हल्का काला हल्का हल्का नीले रंग का रहता है जब सूर्योदय नहीं होता। कवि ने आसमान को देखा है और उसी आसमान का वर्णन कवि ने अपने नवीन उपमानों के द्वारा, नवीन बिंबों के द्वारा इसमें किया। अब देखिए बात करते हैं। प्रातः नभता बोध नीला संक जैसे भोर का नभ, भोर यानी प्रातः काल कह देंगे अपन। कवि कहता है कि जब मैंने प्रातः काल के आसमान को देखा तो आसमान हल्का हल्का काला हल्का हल्का नीले रंग से युक्त था, या यूं कह सकते हैं, काला तो नहीं कह सकते, आप तो नीला ही कह दो कि जब मैंने प्रातःकाल नभ को देखा तो आसमान हल्का नीले रंग का था और आसमान हल्के नीले रंग के कारण शंख के समान लग रहा था। कैसा लग रहा था? शंख के समान लग रहा था। यानी कि नीले आसमान की तुलना कवि ने किससे कर दी? शंख से कर दी। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर शंख तो सफेद होता है, लेकिन दोस्तों शंख पूर्ण रूप से सफेद भी नहीं होता, उसके ऊपर हल्की हल्की नीली पानी में रहता है, आपको पता है, तो उसके ऊपर हल्के हल्का क्या होता है कि नीलापन रहता है। इसी वजह से कवि ने आसमान की तुलना जो है उस शंख से की है। ठीक है, आगे देखो। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब आसमान हल्का हल्का काला भी है, हल्का हल्का नीला भी है और आसमान में हल्की हल्की क्या है? नमी भी है। तो हल्के काले और हल्के नीले रंग से युक्त जो आसमान है, उस आसमान को देख करके कवि को ऐसा लगता है कि आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ग्रामीण औरत ने, गृहिणी ने मिट्टी में राख मिला करके क्या कर दिया हो? अपने चूल्हे चौके को लीप दिया हो, जो अभी तक क्या हो? गीला हो। यानी कि अपन बात करें अभी गीला पड़ा है, यहां से कवि कहना चाहता है कि प्रातःकाल जब हुई तो आसमान क्या था? नमी से युक्त था। आसमान क्या था? नमी से युक्त था। आसमान की नमी को बताने के लिए कवि क्या करता है? राख से लिपा हुआ चौका जो उपमान है इसका प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। अब क्या हुआ कि अब सूर्योदय होने लगा। जब सूर्योदय होने लगा तो दोस्तों क्या होता है कि आसमान में सूर्योदय से पहले सूर्य की लालिमा क्या हो जाती है? छा जाती है। तो पूरा आसमान क्या हो जाता है? बिल्कुल लालिमा से यानी लाल रंग का हो जाता है। अब कवि क्या कहता है, देखिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई, कि जैसे किसी ने क्या करा हो? सिल मतलब चट्टान, जैसे काले रंग की चट्टान पर क्या कर दिया हो? किसी ने काले रंग की चट्टान को किसी ने क्या कर दिया? और लाल केसर से धो दिया हो। यानी कि आसमान काला हल्का काला था, उस पर जब सूर्य की लालिमा छा गई तो ये दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे किसी ने क्या करा हो? हल्के काले रंग की चट्टान को लाल रंग से धो दिया हो, लाल केसर से धो दिया हो, जिसके कारण उस चट्टान का जो हल्का कालापन है वो क्या हो गया? गायब हो गया। और आप भी देख सकते हो कि जब आसमान पे सूर्य की लालिमा छाती है तो आसमान का जो कालापन है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। फिर देखिए, स्लेट पर लाल कड़िया चाक बांधी हो किसी ने। और दूसरी बात अपन करें कि कवि को ये दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी गांव के बच्चे ने हल्के काले रंग की स्लेट पर लाल चौक से लिख दिया हो, जिसके कारण उस स्लेट का कालापन जो है वो गायब हो चुका हो। तो यहाँ पर ये दोनों जो उपमान है, ये कवि ने बात अपन करते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो उपमान है दोस्तों, इनका कवि ने प्रयोग बात करते हैं किसके लिए किया है? हल्के काले रंग के आसमान के लिए किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। देखिए अगला पैराग्राफ। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता इस उत्साह का सूर्योदय हो रहा है। एक चीज में और बता दूं दोस्तों आपको, वहां पर थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि गांव में क्या होता है? रसोई तो होती नहीं, तो गांव में क्या होता है? चूल्हा चौका होता है और ग्रामीण जो औरतें होती है वो जो मसाला पीसने के लिए एक सिलबट्टा रखती है, जिसको अपन सिला भी कह देते हैं, पत्थर कह देते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ भी आपको याद रखना है कि जब गाँव की महिला क्या करती है? लाल मिर्च को उस वक्त पीसती है
तो लाल मिर्च के रंग के कारण उस सिलबट्टे का जो या पत्थर का जो कालापन है वो भी कुछ हद तक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये भी आप याद रखें। बाकी सामान्यतः आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे किसी ने काले रंग की चट्टान पर क्या कर दिया और लाल केसर मल दी हो, या काले रंग की चट्टान को लाल केसर से धो दिया हो, जिसके कारण उसका कालापन गायब हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात अपन कर रहे थे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। ये पैराग्राफ भी दोस्तों 2015 में आ चुका है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। अब बात अपन करते हैं नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब बात अपन करते हैं दोस्तों कि सूर्योदय हुआ, आसमान नीले रंग का था, नीले रंग के आसमान के नीचे सूर्य की जो किरणें थी वो चमकती हुई क्या कर रही थी कि धरती पर आ रही थी, धरती पर गिर रही थी। तो दोस्तों आपको पता है कि आसमान और धरती के बीच में क्या है, वायुमंडल है। और जब प्रातःकाल होती है तो वायुमंडल में हल्की हल्की क्या चलती रहती है, हवाएं चलती रहती है। क्या चलती रहती है, हवाएं चलती रहती है। तो जब सूर्य की किरणें नीचे गिरने लगी, धरती पर गिरने लगी, तो हवाओं के झोंकों के साथ वो यूँ कह सकते हैं कि लहराती हुई दिखाई देने लगी और चमकने लगी। क्योंकि प्रातःकाल जब होती है तो वायुमंडल में क्या होती है, नमी होती है, तो सूर्य की जो किरणें थी वो चमकने लगी। तो कवि को ये दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि पूरा आसमान क्या है, नीले जल से भरा हुआ कोई तालाब है और उस तालाब में से कोई गोरे रंग की सुंदर नायिका भी अभी डुबकी लगा करके बाहर निकली है, ऐसा कवि को लगने लगा। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और जब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो आसमान में घटने वाले जो परिवर्तन है वो भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब पूर्ण रूप से जब पूर्ण रूप से सूर्योदय होता है तो फिर क्या होता है कि हम आसमान में देख नहीं पाते, तो आसमान में होने वाले जो परिवर्तन थे वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए संदर्भ आप लिख दोगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोभाग 2 में संकलित कविता उषा से लिया गया है, जो कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। प्रसंग में दोस्तों आप एक पूरी कविता का एक ही प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अंश में कवि ने प्रकृति का, प्रातःकालीन प्रकृति का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अंश में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। व्याख्या में आपको बता चुका हूँ। काव्य सौंदर्य में आप लिख दोगे कि कवि ने आसमान की तुलना नीले संग से की है और क्या नाम से चूल्हे चौके से की है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। और कवि ने प्रातःकालीन जो प्रकृति उसका सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। प्रयोगवादी कविता है, कवि ने नए नए उपमानों का, नए नए बिंबों का प्रयोग किया है। और कवि ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग किया है, जैसे स्लेट है, चौक है, ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, उसके बाद आप लिख दोगे खड़ी बोली हिंदी भाषा, मुक्त छंद, प्रसाद, काव्य गुण और पांचाली रीति का प्रयोग इसमें हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चनों की जो बार बार आते रहते हैं। देखिए, लाल केसर से धुली हुई सिल क्या है, आकाश। लाल केसर से धुली हुई ये सिल जो शब्द है किसके लिए आया, आकाश के लिए आया। क्यों आया, क्योंकि आसमान क्या है, हल्का काला रहता है जब प्रातःकाल होती है, तो उस पर जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की लालिमा छा जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सिल शब्द किसके लिए आया है, आकाश के लिए आया है। बहुत नीला शंख जैसे में अलंकार है, उपमा है, जैसे शब्द आ रहा है, तुलना हो रही है कि प्रातःकालीन आसमान किसके समान दिखाई दे रहा है, नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है, तो उपमा अलंकार। राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है। अब राख से लिपा हुआ चौका दोस्तों, इसमें 2 चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये वाला आ जाए तो ये वाला कर दो, ये वाला नहीं आता है तो फिर इस पे ध्यान देना। राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है, आकाश का कालापन और नीलापन को कहा है। एक तो ये आंसर हो गया इसका। दूसरा, आसमान की नमी को बताने के लिए भी कवि ने राख से लिपा हुआ चौका कहा है। तो दोनों को आप क्या करें, याद रखें। उषा कविता में है पल पल बदलती प्रकृति का शब्द चित्र है। सही बात है, प्रातःकालीन प्रकृति का शब्द चित्र है। उषा कविता है, प्रयोगवादी कविता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं और जो क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन जो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करें उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा गया। उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्र है, या फिर किन उपमानों के आधार पर आप कह सकते हो कि उषा कविता में गांव की सुबह का वर्णन हुआ है। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड के अंदर कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। तो इस बात अपन करें
इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि उषा कविता में कवि ने आसमान के लिए नीले संग का प्रयोग किया, राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है। और राख से लिपा हुआ चौका शहरों में तो होता नहीं, गांव में होता है। गांव की औरतें मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा रखती हैं, है ना, जैसे जिसके लिए क्या नाम है, काली सिल जीरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, तो वो सिलबट्टा ही है। और स्लेट की बात करें तो गांव का जो बच्चा होता है जब पहली दफा विद्यालय जाता है तो हाथ में स्लेट लेकर के जाता है। तो इन उपमानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस कविता में गांव की सुबह का ही वर्णन हुआ है। शहरों में ये उपमान देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि ये उपमान कवि ने कहाँ से लिए हैं, गाँव से लिए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, स्लेट पर लाल कड़िया चाक, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी बात करें, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि जब हल्के काले रंग के आसमान पर सूर्य की लालिमा छा गई तो ये दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बच्चे ने क्या करा हो, किसी गांव के बच्चे ने अपने हल्के काले रंग की स्लेट पर लाल चौक से लिख दिया, जिसके कारण उसका कालापन गायब हो गया। फिर देखिए, उषा कविता नवीन बिंबों उपमानों का जीवन दस्तावेज है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बोर्ड के अंदर 2012 में आ चुका है। उषा कविता नवीन बिंबों उपमानों का जीवन दस्तावेज है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो दोस्तों कि इस कविता में कवि ने जिन उपमानों का, जिन बिंबों का प्रयोग किया है, ऐसा प्रयोग अन्य कविताओं में देखने को नहीं मिलता। आसमान के लिए कवि ने नीले संग का प्रयोग कर दिया, ये नया उपमान है, नया बिंब है। नवी युक्त आसमान है, उसके लिए कवि कहता है कि राख से लिपा हुआ चौका है। फिर जब आसमान पर क्या होता है कि सूर्य की लालिमा छा जाती है तो कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, या काले रंग के स्लेट पर लाल चौक से लिख दिया हो। तो ये जो बिंब है, ये जो उपमान है, ये अपने आप में अनोखे हैं, अनूठे हैं, है ना, जिनका कवि ने प्रयोग किया है। इन्हीं आधार पर हम कह सकते हैं कि उषा कविता नवीन बिंबों उपमानों का जीवन दस्तावेज है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कवि ने उषा कविता में अनूठे या अनोखे उपमानों का या बिंबों का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, बिल्कुल आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो क्लासें दे रहा हूँ वो आपके लिए कितनी उपयोगी हो रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। कम से कम बात अपन करें कि 500 का आंकड़ा जो है वो आप पार कर दीजिए। जितना शेयर कर सकते हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, सभी पर शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।